ये फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म डायमीटर की ट्यूब है, ये यू ट्यूब, यू शेप की ट्यूब है, क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है और इसमें दो तरह के फ्लूइड फिल्डअप हैं। यहाँ बॉटम में रो2 डेंसिटी और इसका ऊपर एच हाइट तक। बॉटम की लेंथ है 1.5 एच, लेफ्ट लिम में 2 एच हाइट का रो1 डेंसिटी का लिक्विड है। इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए राइट में एक्सेलेरेशन दिया गया है पूरे सेटअप में, यानी ये एक्सेलेरेशन राइट में देने पर इस तरह का अरेंजमेंट मेंटेन दिखता है, यानी इस तरह के अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ रो1, रो2 एंड जी, और वी हैव टू फाइंड ए बाई जी। इस आर्टिकल में हम लोगों को ये रिजल्ट तो याद रहता है कि एक टैंक हो, इसका एक्सेलेरेशन अगर इधर ए है तो फ्लूइड पीछे की ओर उठ जाता है और इसका एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई। दिस इज वेरी पॉपुलर रिजल्ट। बट इस केस में डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। और इसमें जो ये बेस में लिक्विड है, इसको लेके इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी मास इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, इस पार्ट में अगर हम लोग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट का मास कितना है, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लें, तो ए इंटू ये लेंथ, वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी रो2, इसका मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन। इतना फोर्स इस पर राइट में होना चाहिए। तो इस बॉटम पे जो लिक्विड है इसका अगर फ्लूइड डायग्राम देखें तो लेफ्ट से इधर से प्रेशर P1 एरिया ए के ऊपर लगेगा तो फोर्स कितना देगा, P1A। इस साइड से ये फोर्स आएगा राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट P2A। तो नेट फोर्स राइट में हो गया, राइट क्योंकि ये ए से राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स राइट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो P1A माइनस P2A शुड बी इक्वल टू M इंटू ए। तो इसका मास यहाँ मैंने दे दिया है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और P1A ये है P1, यहाँ प्रेशर होगा रो1G इंटू 2H, रो1G इंटू 2H। तो ये हो गया P1, और इस साइड से राइट साइड से जो प्रेशर है इसकी वैल्यू हो जाएगी रो2G इंटू 2H, सॉरी H, रो2G इंटू H। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू ए। मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट में। तो यहाँ से सारी चीज़ों को कैंसिल आउट कर दिया जाए, एच एरिया, तो ए बाई जी की वैल्यू आ जाएगी रो1 रो2 के टर्म्स में आ जाएगी। इसका क्रॉस चेक देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी बिना एक्सेलरेशन दिए ये सिचुएशन मेंटेन हो सकती है, तो उस केस में जीरो होना चाहिए, और उस केस में आ जाएगा कि रो2 बराबर 2 रो1। और ठीक भी है क्योंकि यहाँ डबल हाइट एच हाइट के प्रेशर को बैलेंस कर रही है, यानी यहाँ डेंसिटी इस तरफ की डेंसिटी से डबल होगी, यहाँ आ गई। तो दिस इज जनरल आंसर। इसमें एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फ्लूइड की ही। ये यूरो2 की प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर जे एडवांस के लायक प्रॉब्लम है। इसमें दिया क्या है, ए थिन horizontal disc of certain radius AR is located within cylindrical cavity filled with oil, जिसकी विस्कोसिटी eta दी गई है, यानी ये डिस्क है ये, और ऊपर नीचे इसके ऑयल है। सिलिंड्रिकल केविटी का मतलब ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, बाएं दाएं से क्लोज है, बीच में डिस्क है, ऊपर ऑयल नीचे ऑयल। और दिया है कि द क्लियरेंस बिटवीन द डिस्क एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स ऑफ केविटी इज इक्वल टू H, ये 1 मिलीमीटर, यानी ये गैप बहुत कम है।
इस रेडियस की तुलना में रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये केवल 1 मिलीमीटर है। पूछता है फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द विस्कस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिस्क व्हेन इट रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इफेक्ट्स आर टू बी नेग्लेक्टेड। इसमें क्या है कि जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेशन में फ्लूइड मूव, ये डिस्क मूव करेगी जिसके ऊपर का फ्लूइड भी मोशन में आएगा, और चूँकि विस्कोसिटी है इसमें विस्कस फोर्सेज इसको घूमने से रोकने की कोशिश करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, और वो एक टॉर्क देंगे। उस टॉर्क की वजह के अगेंस्ट हमें इसको घुमाना पड़ेगा। तो विस्कस फोर्सेस की पावर कैसे आएगी? जब विस्कस फोर्सेस की वजह से हम टॉर्क निकाल लेंगे तो टॉर्क इंटू ओमेगा, जैसे लीनियर मोशन में पावर होती है एफ डॉट वी, जैसे रोटेशन में टॉर्क की पावर होती है टॉर्क इंटू ओमेगा। तो बेसिकली हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। विस्कस फोर्सेस का बेसिक फार्मूला हमें आना चाहिए। विस्कस फोर्स निकालने का बेसिक फार्मूला होता है ईटा यानी विस्कोसिटी इंटू एरिया, जिस एरिया पे विस्कस फोर्स लगना है, इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी वाई मतलब डी वाई हाइट में अगर वेलोसिटी डी वी चेंज करे, सपोज कहीं लेयर है, दो अलग अलग लेयर है फ्लूइड की, यहाँ वेलोसिटी वी है, यहाँ वी प्लस डी वी है, और बीच में गैप है डी वाई। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट माना जाएगा डी वाई। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यानी वेलोसिटी जितनी तेज़ी से चेंज करती है हाइट के साथ, उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स आते हैं इंटू एरिया ऑफ दैट लेयर इंटू इस विस्कोसिटी। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये फ्लूइड का एरिया है, ये नीचे फ्लूइड लेयर है, और यहाँ विस्कस वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ ना कुछ होगा, वेलोसिटी वाई के साथ चेंज हो रही होगी। तो विस्कस फोर्स यहाँ निकालने के लिए हमें डी वाई निकालना पड़ेगा, कहीं न कहीं से दिया होगा, या आप निकाल लेंगे और फिर विस्कस फोर्स आएगा। तो ये चीज़ यहाँ कैसे लगाएंगे? तो चूँकि यहाँ जब रोटेट करेगा तो हर पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी। आर डिस्टेंस पे जो फ्लूइड डिस्क का एलिमेंट होगा वो ओमेगा आर से घूमेगा। आर हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग वेलोसिटी। किसी एक जगह मान लें, यहाँ मान लो वेलोसिटी वी है, उसके ठीक ऊपर जो बाउंड्री है वहाँ वेलोसिटी है 0, राइट। तो यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ v है, यहाँ 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v, और हाइट कितना है h, तो h हाइट में चेंज इन वेलोसिटी v है, तो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा v बाई h, v की वैल्यू है ओमेगा r। तो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा ओमेगा r बाई h। क्योंकि r हर जगह अलग अलग है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हर जगह सेम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंसीडर ए सर्कुलर स्ट्रिप, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है, ये यहाँ से r डिस्टेंस पे आके एक सर्कुलर स्ट्रिप लें जिसमें कुछ विड्थ माने, क्योंकि विड्थ मानेंगे तभी एरिया मिलेगा, तो dr। तो ये जो डिस्क घूम रही है उसके ऊपर का लिक्विड भी इसके साथ घूमेगा, तो r डिस्टेंस वहाँ वेलोसिटी ओमेगा r, और ठीक इसके ऊपर है वेलोसिटी 0, यानी ऊपर का जो लिक्विड यहाँ होगा h हाइट पर, वहाँ वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ हो जाएगा ओमेगा r बाई h, वो यहाँ लिख दिया। और इस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया कितना है? 2 पाई r dr। तो ये एरिया इस फार्मूले में यहाँ जो एरिया आना चाहिए वो यहाँ लिख दिया 2 पाई r dr इंटू ईटा। एलिमेंट क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पूरे एरिया पर सेम वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा, हर जगह अलग अलग है। तो थोड़ी सी इस सर्कुलर स्ट्रिप पर जो फोर्स आएगा विस्कोसिटी की वजह से आ जाएगा ईटा 2 पाई r dr इंटू ओमेगा r बाई h। तो ये एक तरफ से होगा, वही फोर्स नीचे से भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम सिस्टम नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फोर्स की वजह से हम लोग टॉर्क देखें, ये फोर्स लग रहा है एक्सिस से r दूरी पर। तो किसी फोर्स का टॉर्क होता है फोर्स इंटू उसकी एक्सिस से डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फोर्स में यानी df में r मल्टीप्लाई कर देंगे, और चूंकि वही टॉर्क नीचे से भी आएगा, यहाँ नीचे से भी, तो उसमें डबल कर दिया, देन वी विल इंटीग्रेट इट।
तो डी एफ की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन करके टॉर्क क्या आ जाएगा दिस वन। तो पावर क्या आ जाएगी, इसमें जो रिक्वायर्ड पावर है, पावर हो जाएगी टॉर्क इंटू ओमेगा, तो हो जाएगा पाई ईटा ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन एच। तो दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पावर बाई विस्कस फोर्सेस। इतनी पावर अगर हम मेंटेन करेंगे तो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहेगा। जी एडवांस्ड लाइक एक और प्रॉब्लम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये, इसके हर पॉइंट पर सेम डेंसिटी से चार्ज फिल्डअप है, इसकी रेडियस से कैपिटल आर है। A ball of radius r is uniformly charged with volume charge density rho. Find the flux of electric field strength vector across the ball's section formed by the plane located at distance r naught from the center of the ball। यानी सेंटर से r naught डिस्टेंस पर एक प्लेन इमेजिन करें इसी बॉल के अंदर, तो ऑब्वियसली r naught कैपिटल R से कम होगा। इस प्लेन से कुल कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, फ्लक्स किसकी वजह से, जो इसकी अपनी फील्ड है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है वो होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को हम नोन मान के चलें तभी प्रॉब्लम टाइमली होगी। ये फील्ड रेडियल होती है, इसे आर के लॉन्ग होती है। तो ऑब्वियसली जिस सरफेस को कहा गया है ये सरफेस कुछ ऐसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, सेंटर से इसके हर पॉइंट की दूरी अलग अलग होगी, तो फील्ड भी अलग अलग होगी और अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं फील्ड के नॉर्मल एरिया से। अगर एरिया ये है और एरिया के हर पॉइंट पर फील्ड इसके नॉर्मल है तो फ्लक्स हो जाता है E इंटू ए। यहाँ हर जगह नॉर्मल नहीं होगा तो व्हाट वी विल डू, हम एक सर्कुलर स्ट्रिप लेंगे, एक सर्कुलर इस क्रॉस सेक्शन में भी एक यहाँ पे स्ट्रिप इमेजिन करते हैं। इस सर्किल के सेंटर यानी यहाँ से वाई डिस्टेंस पे आए, जिसको मैंने लार्ज करके यहाँ दिखाया है, सेंटर से वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई विड्थ की एक सर्कुलर स्ट्रिप लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट की दूरी इफेक्टिवली सेंटर से सेम होगी, इससे उसको आर कह दें। तो सेम दूरी होने का एडवांटेज होगा कि उसके हर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि फील्ड आर के टर्म्स में आनी है। जो यहाँ फील्ड होगी आर के लॉन्ग होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो फील्ड इस एरिया का नॉर्मल से भी थीटा बनाएगा, तो फील्ड का कंपोनेंट इधर एरिया का नॉर्मल करेंगे तो ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा यहाँ भी देखें, इससे जो फ्लक्स लेंगे तो ई कॉस थीटा इंटू 2 पाई बाई डी वाई। 2 पाई बाई डी वाई क्या है, इस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया। 2 पाई बाई इसका पेरीमीटर, डी वाई इसकी विड्थ। इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखें तो ऐसा होगा ये। अगर सर्किल की डिटेल देखें, 2 पाई वाई इसका पेरीमीटर और डी वाई इसकी विड्थ, एरिया होगा 2 पाई वाई डी वाई। 2 पाई वाई डी वाई इस आर डिस्टेंस पर जो हमें एरिया मिलेगा उसके हर पॉइंट पर फील्ड सेम होगी और इसका इंक्लिनेशन भी नॉर्मल से सेम थीटा बनाएगा। तो ई कॉस थीटा इंटू 2 पाई वाई डी वाई, ये इस एरिया से फ्लक्स हो गया, थोड़े से एरिया से। लेकिन अभी ई को हमें लिखना पड़ेगा। ई की वैल्यू क्या है यहाँ, इसके हर पॉइंट की दूरी इस सेंटर से आर है। तो आर की टर्म्स में फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा होगा आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा, 2 पाई वाई डी वाई। तो ये आसानी से इंटीग्रेबल है। टोटल फ्लक्स पाने के लिए इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया जाए, अंदर बचेगा वाई डी वाई। वाई डी वाई का इंटीग्रल हमें आसानी से आता है, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा देंगे वाई की लिमिट क्या होगी। अब सेंटर पे तो वाई 0 हुआ, यहाँ की वाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ की जो मैक्सिमम वाई हमें मिलेगा दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर का रूट।
क्योंकि दिस डिस्टेंस इज आर नॉट, तो ये है कैपिटल आर, तो ये वाई हमें इतना मिल गया। लिमिट लगा देंगे 0 से दिस मच वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट ट्रांसफर करेंगे फाइनली ये आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करके इस फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आंसर ये हो गया। इसी में फर्दर क्या पूछा सकता है, इस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि आर नॉट 0 रखें, यानी बिल्कुल यहाँ सेंटर पे, तो ऑब्वियसली फील्ड ही 0 है, रो आर फार्मूले से रो आर बाई 3 फील्ड ही 0, तो फ्लक्स भी 0 होगा। और अगर यहाँ आप देखें कैपिटल आर पे, तो यहाँ फील्ड तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्लेन का एरिया कम मिलेगा ना के बराबर। जो टोटल फ्लक्स है, जैसे इधर चले तो पहले प्लेन के एरिया तो बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फील्ड की स्ट्रेंथ एक लिमिट तक, तो फील्ड की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी, लेकिन एरिया पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसके चांसेस हैं कि फ्लक्स जो अलग अलग प्लेन से निकालेंगे एक टाइम के बाद वो घटना शुरू हो जाएगा, यानी देयर विल बी सर्टेन आर नॉट फॉर विच फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो फर्दर इसमें इससे आइटम पूछा सकता है कि आर नॉट की वैल्यू बताओ जहाँ के लिए पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसको डेरिवेट कर दें, इसका इस आर नॉट इंटू दिस, ये वेरिएबल है, डी फाइव बाई डी आर नॉट 0 करेंगे तो आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा 3r नॉट स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, आर नॉट आ जाएगा r/√3, यानी सेंटर से r/√3 डिस्टेंस पे जाके जो प्लेन मिलेगा उससे लिंक्ड फ्लक्स मैक्सिमम होगा, राइट।